हेलो गाइस, दिस इज़ साक्षी गिरी। मैंने आप सभी के लिए एक नई सीरीज़ शुरू करी है। इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। चाहे आप डीयू के बच्चे हों, चाहे आप डीयू के अपने एग्ज़ाम्स के तैयारी कर रहे हो, बीए प्रोग्राम के, सोल के बच्चे, रेगुलर के बच्चे, बीकॉम के, वॉटएवर, है ना। और चाहे आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी ऐसे वनडे पीसीएस वगैरह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें भी इकोनॉमी चाहिए, तो हम इकोनॉमी को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। आई नो बहुत सारे आपके यूट्यूब चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर मैं अपनी बात करती हूँ कि जब मैं यूट्यूब चैनल से पढ़ती हूँ तो उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर टर्म्स आ जाती हैं पर वो क्लियर नहीं होती हैं। फिर आपको गूगल खोलना पड़ेगा, फिर आपको उस टर्म को समझने के लिए यू हैव टू सर्च फॉर दी सेपरेट वीडियो कि भाई वहाँ पे वो टर्म समझ में आ जाए, एंड देन यू हैव टू लिंक कि भाई ये जो टॉपिक समझाया गया समझ में आ जाए। तो ठीक है, वो अपने अपने सीरीज़ चलाते हैं, वो अपनी जगह ठीक पढ़ा रहे हैं। बहुत होशियार बच्चे वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं इतनी होशियार नहीं हूँ कि मैं वहाँ से उन सब चीज़ों को इतने अच्छे से कवर कर पाऊँ। कई चीज़ें 90% चीज़ें 95% चीज़ें भी कई बार कवर जाती हैं कुछ वीडियोस से, पर फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक सीरीज़ स्टार्ट करूं जो बहुत अच्छी हो, जो कि आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल, और बहुत बेसिक तरीके से हम इकोनॉमी पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम्स के हों, चाहे वो आपके डीयू के हों। और हम इसमें बहुत अच्छे से इकोनॉमी को बेसिक तरीके से लेकर के अपर लेवल पे हम लोग जाएंगे। जीडीपी हो गया, एनएनपी हो गया, ये सब कॉन्सेप्ट हम पढ़ तो लेते हैं पर फिर हम भूल जाते हैं। हमने पढ़ा फिर हम भूल जाते हैं, बिकॉज क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन जो होता है ना वो रटने से हो जाता है, जो हम लोग बचपन से करते आ रहे होते हैं। चाहे आपका इन्फ्लेशन हो गया, है ना, चाहे आपकी ये सब टर्म्स हो गए, एनएनपी हो गया, जीएनपी हो गया। अभी मैं आपसे पूछूंगी तो कई बच्चों को पता होगा, कई बच्चों को नहीं पता होगा। बेस इफेक्ट क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है इंडिया के अंदर, व्हाट इज़ डिप्रेशन, कैसे रिकवरी की जाती है, एनटीटी, नीति आयोग वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें पढ़नी है, हम पढ़ेंगे। और अगर ये हैंड राइटिंग मेरी है, आप लोग अपने व्यूज़ देना चाहें कि ऑफकोर्स बहुत अच्छी नहीं है ये मैं जानती हूँ, पर येस इतना भी बेकार नहीं है कि आपको समझना है। फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो आप कह सकते हो ये नोट्स मेरे ही हैं जो मैं खुद से बनाती हूँ। ये बने बनाए नोट्स नहीं है, मैं पढ़ती हूँ डेली और उसके बेसिस पे मैं नोट्स बनाती हूँ। मे बी आपकी हेल्प कर सके, और जहाँ मुझे ज़रूर लग रहा है मैं बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जिस बुक से मुझे लग रहा है मैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड करूँगी। पर मुझे इतना विश्वास है कि अगर आप मेरी इस सीरीज़ को देखेंगे तो आप इकोनॉमी तो बहुत अच्छे से करके आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जा करके मैं खुद को देख करके रिप्रेजेंट करती कि मुझे अगर समझ नहीं आता है तो मुझे कैसे समझना होगा। तो मुझे ये पता है कि बेसिक चीज़ें कई बार हमको समझ में नहीं आती, हमें कैसे समझना होगा। हमें बहुत सारे वीडियोज़ में हर चीज़ अच्छे से नहीं मिलती है, तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि आपको हर चीज़ अच्छे से मिल जाए। अगर आपको ये समझ में आए, अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ इसको औरों को भी शेयर कीजिए ताकि औरों का ही भला हो। और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और अगर आप अपने कुछ व्यूज़ देना चाहते हैं, कुछ मुझे गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है। एंड सो लेट्स स्टार्ट। आज थोड़ा लंबा हो गया ये क्योंकि मुझे थोड़ा सा बताना था, आप आगे वाली वीडियोस हम थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टर्म्स। पहले हम देखते हैं कुछ टर्म्स होती हैं। इकोनॉमी होता है, इकोनॉमिक्स होता है और इकोनॉमिक होता है। हम देखते हैं कि क्या क्या टर्म्स होती हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक टर्म है, ये वेट। सो आप यहाँ पे एक टर्म देख सकते हैं, यहाँ पे एक टर्म है जिसमें लिखा हुआ है इकोनॉमी, है ना। तो भी इस इकोनॉमी, और यहाँ पर एक टर्म है इसके लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स, और एक टर्म है फिर एक अगेन वही इकोनॉमी है। तो अब डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में हम ये देख लेते हैं। अगर मैं बात करती हूँ इकोनॉमिक्स की, बेसिकली अगर मैं आपको बात करूँ किसकी, इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करती तो व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होता है। अगर हम किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर आपका पैसा इन्वॉल्व होता है उसको हम बोल देते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल आप बाज़ार गए, बाज़ार से जा करके आपने सामान खरीदा, है ना, तो उसमें पैसे कुछ खर्च होंगे, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएगी। अगर आप मार्केट नहीं गए, आप घर बैठ करके सो रहे हैं और फिर आप कहें कि नहीं भाई हम तो सो लिए, तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होगी। सिंपल से टर्म है, आप दिन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, आप खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जाते हैं मार्केट में या फिर बाज़ार जाते हैं, आप पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो आपका पढ़ना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, लेकिन आप पढ़ करके अगर कुछ कमाएंगे लाइफ के अंदर, है ना, और उसमें आप उस जो भी आप पैसा है उसको आप अर्न करेंगे या उसको आप कहीं खर्च करेंगे, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा, ठीक है। अब हम और
ये चीज़ें आपकी बहुत बेसिक टर्म्स हैं, इनको हम देखेंगे। अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट टर्म पे, जिसके अंदर आपका है इकोनॉमी। व्हाट इज़ इकोनॉमी? इकोनॉमी बेसिकली आपका है क्या? सो इकोनॉमी इट टीचेस अस मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्या हमें सिखाता है ये कि हमें किस तरीके से रिसोर्सेज को मैनेज करना चाहिए। अब आप देख रहे हैं अभी आप ही के टाइम पे, अभी आप एक सिंपल सी चीज़ हम देख लेते हैं, कोयले को आप जानते हैं कितनी मुश्किल से जा करके, कितने लाखों करोड़ों सालों में जा करके जो है अर्थ के अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर आपका जो है वो जो आपके पेड़ हैं ना वो आपके कोयले में कन्वर्ट हुए हैं, और उस कोयले को हम ऐसे ही वेस्ट कर दें। पानी को लोग ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं, पानी हम लोग सब लोग वेस्ट करते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि और लोग वेस्ट करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, कहीं ना कहीं हम भी करते हैं। और अब बिजली को हम लोग कितना वेस्ट कर रहे हैं। पर आने वाले टाइम पर क्या होगा, आप लोग एक टर्म पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है वो, कि हमें इस तरीके से चीज़ों को डेवलप करना है कि वो आने वाली जो वो जनरेशन है उसके लिए भी रहे। मतलब हमें यूज़ तो करना है, पर आने वाले जनरेशन को छोड़ के, अगर हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कोयला वगैरह सब कुछ नहीं छोड़ा होता तो फिर तो आज तो हमारा काम हो चुका होता, फिर तो हमारे जो है घर में बिजली आ गई होती, और पानी ये सब कुछ अगर बर्बाद कर चुके होते तो क्या होता। पहले के टाइम पे लोग कुएं में से पानी निकाल के पीते थे, और आज के टाइम पे आप देख लीजिए, आपको बिस्लरी की बोतल बाहर मिलेगी, पानी ही बिकने लग गया है। पता लगा एक टाइम पे ऑक्सीजन के सिलेंडर से बिकने लग गए, क्योंकि हवा में इतना प्रदूषण हो गया कि आप बाहर जा ही नहीं सकते हैं सांस लेने के लिए। मे बी अभी आपको ये मजाक लग रहा हो कि ऐसे कैसे हो सकता है, पर बिल्कुल एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है जिस तरीके से टाइम चल रहा है। तो और जो ये रिसोर्सेज हैं हमारे पास बिजली है, पानी है, हमारे पास ये सब कुछ रिसोर्स तो है, इसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। पॉपुलेशन आपकी एक्सप्लोड हो रही है हर जगह पर, पॉपुलेशन इवन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया बेसिकली, तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। अब आपके पास रिसोर्सेज तो वही लिमिटेड है, वो तो नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है साइंस में हम एक टर्म बोलते हैं या फिर इकोनॉमी या वॉट एवर, कि आपका जो प्रोडक्शन होता है, जो आपके प्रोडक्शन का रेट होता है, अगर आपके वो रेट ऑफ यूज़ के इक्वल है तो तब तो काम ठीक है। इवन प्रोडक्शन का रेट ऑफ यूज़ से ज़्यादा आपका होना चाहिए, पर प्रोडक्शन करने में बहुत टाइम लगेगा। पानी जो आपका जो नदियों का पानी है उनको कितना गंदा किया जा रहा है, अब वही वाला पानी आप पी रहे हैं तो आपकी बॉडी में क्या होगा। और वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से हम यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, पर वो जो पानी है, जो नदियों में जो पानी आपका आ रहा है, इवन इफ़ अगर वो ग्लेशियर्स वगैरह से पिघल के भी आ रहा है तो उसमें टाइम लग रहा है। तो मैं आपको सिंपल सी चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है, ये आपको समझना होगा। अगर आप एक इकोनॉमी के स्टूडेंट हैं, आप अपने घर के अंदर भी आपके पास वही चीज़ें होती हैं, आपके पास उतने ही कमरे होते हैं, है ना। अगर आपके घर 3 मंजिल जितना है तो फिर 3 मंजिल ही आपके घर में जगह रहेगी। पर अगर शादी होती है तो उसी घर के अंदर आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो उसी जगह में जहाँ पे 10 लोगों के लिए जगह कम पड़ जाती है, वहीं पर 50-60 लोग भी आराम से एडजस्ट हो जाते हैं, अगर वो शादी का टाइम होता है तो। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको रिसोर्सेज मैनेज करने पड़ेंगे। अगर हमने अभी नहीं किया तो हम कभी नहीं कर पाएंगे, और इकोनॉमी हमें यही सिखाती है कि हमें किस तरीके से रिसोर्सेज को मैनेज करना है। और यहाँ पे एक टर्म आप देख लीजिए यूज़ किया गया है बहुत अच्छे से, यहाँ पे टर्म यूज़ किया गया है स्कैर्स रिसोर्सेज। स्कैर्स का मतलब होता है बेसिकली वो रिसोर्सेज जो कि आपके ख़त्म हो रहे हो, ठीक है, उनको हम बोलते हैं स्कैर्स रिसोर्सेज। तो माइक्रो और मैक्रो दो टाइप की इकोनॉमी होती है, एक होती है आपकी माइक्रो लेवल पे, एक होती है आपकी मैक्रो लेवल पे। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, जब हम इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं, और मैक्रो का मतलब क्या होता है, जब हम बड़े लेवल पे पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमी। तो अब मैं आपको बहुत अच्छे से इसका एग्जांपल दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके मैं घर की मुझे स्टडी करनी हो कि आपके घर के अंदर 6 मेंबर रहते हैं, लेट अस सपोज। तो 6 मेंबर के पास कितना पैसा है, वो कितना पैसा खर्च करेंगे। मैं ऐसे इसको स्टडी करती हूँ माइक्रो और मैक्रो में। आप देखिए, मैं कहूँगी भाई इस घर के अंदर 6 मेंबर रहते हैं, हर एक इंडिविजुअल का हम लगा लेते हैं कि उसका स्कूल, ट्यूशन, उसके कपड़े, उसका खाना, उसका रहना, और ये सब कुछ मिला करके इसके ऊपर एक के ऊपर इतना खर्चा लगेगा ऑन एन एवरेज इंडिविजुअल के ऊपर। तो उसके हिसाब से मैंने 6 लोगों का खर्चा निकाल दिया, वो हो सकता है। लेकिन एक तरीका ये हो सकता है, इसको हम बोलेंगे माइक्रो लेवल पे। अगर मैक्रो पे करना तो मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ कि आप 6 लोग हैं, आप 6 लोगों में से इस घर के अंदर जो भी मेन जो बंदा है जो अर्न कर रहा है और जिसके पैसे पूरा घर चल रहा है, मैंने उसको निकाला, उसकी मैंने सैलरी देखी, मैं उससे पूछूंगी भाई आपके पास इतना पैसा है, आप इसमें से कितना पैसा जो है अपने घर के अंदर बेसिकली खर्च करते हैं और कितना आप अलग कर देते हैं, बस सेविंग्स करते हैं। तो बोलेगा भाई कि हाँ मेरी सैलरी अगर 25,000 रुपये है तो मैं 20,000 रुपये अपने घर में खर्च करता हूँ, 5,000 आई विल सेव। तो मैं ये कहूँगी कि 20,000 रुपये का इस घर का इकोनॉमी है, वो आपका मैक्रो इकोनॉमी के अंदर काउंट हो गया। तो 20,000 रुपये है और 20,000 रुपये में ये लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने एक शब्द बोला है कि मैंने सेविंग को नहीं काउंट किया है। कमाया तो उसने 25,000 रुपये है, पर मैंने काउंट केवल 20,000 किया, क्योंकि उसने 20,000 रुपये खर्च किए हैं। तो ये भी आपको बता दूँ, मनी तो इन्वॉल्व होती है पर खर्च भी है इसके अंदर। ऐसे नहीं कि आप 25,000 कमाए तो 25,000 रुपये मैं इसके अंदर काउंट करूँगी, बिल्कुल नहीं।
यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सरकार के पास करोड़ रुपया है और सरकार जिस स्कीम में जो पैसा लगा रही है वही तो काउंट होगा ना, कि जो पैसा उसने बैंक में सेव करके रखा है वो काउंट होगा। ऑफ कोर्स वो काउंट नहीं होगा, वो तब काउंट होगा जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो वो ठीक है, वो हमारी सेविंग है, वो हमारे पास है। पर इकोनॉमी में जो हम लगा रहे हैं, जो हमें दिख रहा है सामने, आपके ऊपर जो पैसा लगेगा, आप स्कूल जाएंगे, ट्यूशन जाएंगे, मतलब उस घर के मेंबर की बात करो तो स्कूल जाएंगे, ट्यूशन जाएंगे, वो हमें सामने दिखेगा डेवलपमेंट, हम उसी को काउंट करेंगे। जो पैसा आपके बैंक के अंदर सेविंग में पड़ा है वो काउंट नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमी। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि ये वाइड फिनोमिना होता है, बिगर लेवल पे है, और इसको हम लोग बड़े लेवल पे देखते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया आपका, इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का बेसिकली सिंपल सा मतलब होता है हाइज, यानी कि प्राइस के अंदर बढ़ जाना, प्राइसेस जब बढ़ जाते हैं आपके, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। उसके अलावा क्या है, नेशनल इनकम वगैरह ये सब आता है, और नेशनल इनपुट भी इसके अंदर ही आ जाता है। तो इकोनॉमिक्स हम पढ़ चुके हैं कि अवेलेबल रिसोर्स है, और इकोनॉमी आपका बेसिकली किससे है, प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। अब आपने आज तक आप सब ये तीन टर्म सुनते हुए आए होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर बेसिकली क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आपके आ जाते हैं एग्रेरियन, वो सभी चीज़ें जो कि आपकी डायरेक्टली डिपेंडेंट होती हैं किसके ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, वो आपके आ जाती हैं प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। यानी हम कोई भी चीज़ जो कि आपकी नेचर से हमको डायरेक्टली मिलती है उसको हम बोल देते हैं प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी हमारा क्या हो जाता है, वो जो कि प्राइमरी सेक्टर की चीज़ों को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गेहूँ की खेती कर रहे हैं तो गेहूँ जो है, क्योंकि वो डायरेक्टली नेचर से हम उगा रहे हैं, नेचर को यूज़ करके, तो वो आपका आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर के अंदर। सेकेंडरी सेक्टर क्या 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 कर रहा है, उसी गेहूं को यूज़ कर रहा है एज अ रॉ मटेरियल और उसका आटा बना रहा है, ठीक है। और टर्शियरी सेक्टर उस वाले आटे को जगह जगह दुकानों में पहुंचा रहा है और फिर वहां से आपके घर पे आ रहा है। तो फिर टर्शियरी सेक्टर बेसिकली आपका क्या होता है, सर्विस सेक्टर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, और सर्विस सेक्टर है, और इसके अंदर आपके बैंक्स वगैरह, ट्रांसफर वगैरह, ये सब काम आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखी है, ध्यान दें, एग्रेरियन इकोनॉमी। यहाँ पे मैंने आपका एक टर्म लिखा है, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। और यहाँ पे फिर मैंने एक टर्म लिखा है, इसको हम बोलेंगे सर्विस इकोनॉमी। आई गेस मैं लिखना भूल गई, इसके अंदर सर्विस सेक्टर लिखना चाहिए था मुझे, कोई बात नहीं, आपको पता ना, लिखा है मैंने, ये रहा सर्विस सेक्टर। सो अब क्या मतलब है इसका, अगर आपकी जो इकोनॉमी होती है, ठीक है, अगर आपकी इकोनॉमी में आपके कंट्री की इकोनॉमी के अंदर 50% से ज़्यादा अगर प्राइमरी सेक्टर है, यानी इकोनॉमी जो है कंट्री की 50% से ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर उसके अंदर अपना रोल प्ले कर रहा है, तो हमारी कंट्री को क्या बोलेंगे, एग्रेरियन इकोनॉमी। और अगर 50% से ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर अपना रोल प्ले कर रहा है, उसको बोलेंगे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। और अगर 50% से ज़्यादा टर्शियरी सेक्टर अपना रोल प्ले कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्विस इकोनॉमी। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि एक सेकेंड हम यहाँ देख लेते हैं। एक चीज़ है इसके अंदर कि स्टेजेस ऑफ ग्रोथ आप देख सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि W रॉस्टो थे, कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको स्पेशली इंक्लूड किया है। W रॉस्टो ने 1960 में एक चीज़ कही थी, उन्होंने कहा था कि 3 स्टेजेस होते हैं ग्रोथ के। वो कैसे होते हैं मैं आपको बता देती हूँ, 3 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। वो उसमें से आपका एक क्या होता है, आपका पहला होगा कि वेट, ओहो ठीक है, तो मैं कहा थी, हाँ, तो W रॉस्टो ने कहा था कि भाई बेसिकली ग्रोथ के लिए आपकी 3 स्टेजेस होते हैं। पहला आपका होता है प्राइमरी, दूसरा आपका होता है सेकेंडरी, और तीसरा आपका क्या होता है, टर्शियरी होता है। तो अब हम इनके बारे में देखते हैं कि ये 3 स्टेजेस जो है इनका क्या बेसिकली मतलब है। हम इनके बारे में अच्छे से जो है हम समझेंगे। सो लेट्स सी वन बाय वन। देखो, इन्होंने ये बोला कि आपकी जो किसी भी जगह की जो इकोनॉमी होती है, पहले वो क्या होती है, आपकी प्राइमरी पे डिपेंड होती है। जब आपका प्राइमरी सेक्टर डेवलप होता है तब आपका सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होता है, और उसके बाद सेकेंडरी को यूज़ करके ही आपका टर्शियरी सेक्टर डेवलप होता है। पर मैं आपको ये चीज़ क्यों पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को मन में होगा, हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डायरेक्ट आपकी प्राइमरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर में डेवलप हो गई। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके अकॉर्डिंग तो सही बात है कि पहले आपका प्राइमरी होना चाहिए, फिर आपका सेकेंडरी होना चाहिए, और फिर आपका टर्शियरी होना चाहिए। पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ क्या कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर में डेवलप हो गई। अब एग्ज़ाम में ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्टली टर्शियरी सेक्टर में क्यों डेवलप हो गई। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि क्यों इंडिया की इकोनॉमी जो है वो आपकी डेवलप हुई होगी। आप लोग थोड़ा सोचिए और मुझे बताइए। वैसे मैंने ये आंसर अपने नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है, और आप चाहें तो नोट्स को भी देख सकते हैं। मैंने इसमें साफ साफ बताया हुआ है।
ठीक है, थोड़ा सोचिए इस चीज़ को, क्यों ऐसा हुआ होगा। जब इंडिया के टाइम पे बेसिकली मैं तीन जो मेन चीज़ें मैंने ऐड करी वो मैं आपको बता देती हूँ। वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ड्यू टू द कॉलोनियल इकोनॉमी इंडस्ट्रीज डज नॉट डेवलप। जब कॉलोनियल का टाइम था, यानी कि जब आपके वो आए थे अंग्रेज़ वगैरह इंडिया में आए थे, तो उस टाइम पे हमारी इंडस्ट्री अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई थी। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग अपने यहाँ की इंडस्ट्री डेवलप कर रहे थे, यहाँ की चीज़ों को यूज़ करके एज अ रॉ मटेरियल वो लोग अपनी इंडस्ट्री डेवलप कर रहे थे, यही तो काम कर रहे थे। एंड गवर्नमेंट जो है उसने बेसिकली जब हमारे इंडिया में हुआ तो गवर्नमेंट ने ज़्यादा फोकस कब किस पे किया, टर्शरी सेक्टर पे, जब हमारी इंडिया जो है आज़ाद हुई उसके बाद। और उसके अलावा सेकेंडरी जो सेक्टर था आपका, उसके ऊपर हैवी टैक्स को इम्पोज किया गया। तो ये चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से बेसिकली इंडिया जो है आपका प्राइमरी से सेकेंडरी में नहीं, जबकि प्राइमरी से डायरेक्ट जाकर के टर्शरी में डेवलप हुआ है। अब एक चीज़ पढ़ते हैं, आप लोगों ने टर्म पहली बार सुनो कि टर्शरी सेक्टर के अंदर दो टर्म आती हैं। एक आपका आता है क्वार्टरनरी सेक्टर, एक आपका आता है क्विनरी सेक्टर। है ये टर्शरी सेक्टर के पार्ट, पर उसी के अंदर ही इसके सब पार्ट्स हैं। बेसिकली जो आपका क्वार्टरनरी सेक्टर है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉलेज सेक्टर बोल देते हैं। इसके अंदर आपका एजुकेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट सेक्टर और आपका जो है ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ये क्या करते हैं, ये आपका टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को लिए बेसिकली एडवांस करने के लिए टेक्नोलॉजी वगैरह सब इसके अंदर आ जाएंगी, और ये आपके प्रोसेसेस को इम्प्रूव करता है। आप देख रहे हैं आजकल आईटी सेक्टर बहुत डेवलप्ड है ना, तो टेक्नोलॉजी कितनी अच्छे से इम्प्रूव हो रही है, तो वो किस में आएगी, टर्शरी सेक्टर के अंदर आएगी, पर उसमें भी किसमें, क्वार्टरनरी सेक्टर के अंदर। और क्विनरी बेसिकली जो होता है ये एक टाइप का हो गया आपका गोल्ड जॉब, इसको आप कह सकते हैं गोल्ड जॉब। जितने भी आपके जो टॉप मोस्ट डिसीजंस होते हैं, जैसे आईएएस हो गया, ब्यूरोक्रेसी वगैरह है ना, आईएएस जो आपके टॉप मोस्ट ब्रेन होते हैं ना, आपके जितने भी जो भी आप लोग सोशियो इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस होती हैं, यानी सोशल लेवल पर और इकोनॉमिक को, इन सब चीज़ों को देख करके तालमेल बिठा करके जो भी आपके सारे इकोनॉमिक को हम लोग डील करते हैं हर चीज़ को अच्छे से, तो वो जो है वो आपके इसके अंदर आते हैं क्विनरी सेक्टर के अंदर। आपके आईएएस वगैरह हो गए, आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह हो गए, ये सब चीज़ तो आप लोग नाम याद रखेंगे इनका, W रोस्टो का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे आ जाते हैं, एक टर्म आती है उसको हम बोलते हैं इकोनोमेट्रिक, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। हम लोग जब भी स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को यूज़ करते हैं या फिर मैथमेटिकल मॉडल को हम लोग यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए इकोनॉमी की, तो वो आपकी क्या हो जाती है, आपकी इकोनोमेट्रिक्स, आपका उसको हम लोग कहते हैं। इसको अब इसका काम क्या है, क्यों हम ये कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी ट्रेंडिंग एनालिसिस के अंदर है। ये बेसिकली ट्रेंडिंग एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आपकी जो भी आजकल के टाइम पे आप लोग देख रहे हैं ना, फटाफट से शॉर्ट में काम करने का आपका टाइम चल रहा है। आप लोगों को वीडियो चाहिए, छोटी वीडियो चाहिए, समझना है, चाहे कॉन्सेप्ट ना समझ में आए पर आपको शॉर्ट्स देख रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट्स देखने का टाइम है। पेशेंस कम हो रहा है, आप लोगों को ये नहीं पता कि जो भी ये सब कुछ चीज़ें हमारे साथ में हो रही है इससे हमारा ब्रेन कितना ज़्यादा खतरनाक, पहले वही चीज़ें हम लोग आराम से हैंडल कर पाते थे, अब लोगों के अंदर पेशेंस नहीं रह गया। छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, है ना, हर छोटी छोटी बात के ऊपर। तो कहने का मतलब ये वो पेशेंस नहीं है। तो ये ट्रेंडिंग के हिसाब से ही है कि आपका जो भी चीज़ें चल रहा है ना, अगर आप आज के टाइम पे देखेंगे तो जो भी आपकी सारी की सारी एनालिसिस हैं, अगर उसको हम लोग मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू कर पाते हैं तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है वो काम, क्योंकि थ्योरी पढ़ने का टाइम तो है नहीं आपके पास, थ्योरी तो आप पढ़ेंगे नहीं, और मैथमेटिकल मॉडल को देख करके आप समझ पा रहे हो। उस मॉडल को समझने के लिए भी आपको थ्योरी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ये बात पता नहीं कब समझ में आएगी। खैर, हेल्प्स इन रीचिंग टू अ पर्टिकुलर डिसीजन, एक पर्टिकुलर जो आपका डिसीजन है वो हम आराम से ले पाते हैं। अब हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं, जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके अंदर 3 टर्म आती है, मार्केट, नॉन मार्केट और मिक्स्ड मार्केट। अब इसके अंदर बेसिकली क्या है, मार्केट क्या है, नॉन मार्केट क्या है, मिक्स मार्केट क्या है। मिक्स मार्केट के अंदर सोशलिज्म और कम्युनिज्म, आपकी दोनों टर्म्स जो है वो आपस में पूरी एक साथ इंक्लूडेड होती हैं। सोशलिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है, ये इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी एक्चुअली में, और उसके अंदर हम अच्छे से पढ़ेंगे फ्री मार्केट क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है। आप लोगों ने पता नहीं 11वीं उसमें पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पर हम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि कल को हमसे कोई ये बोले कि ये कम्युनिज्म है, ये सोशलिज्म है, ये फ्री मार्केट है, ये डिमांड सप्लाई है, ये मार्केट फोर्सेस हैं, ये कॉर्पोरेट सेक्टर है। बहुत टर्म्स होते हैं, पता ही नहीं होता है हम लोगों को क्या इसका मतलब है। फिर आप गूगल करेंगे, गूगल पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पर जो अपने काम की है वो लेते हैं, है ना। सोशलिस्ट कंट्री बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे कोई भी कैपिटलिज्म नहीं होता। अभी आप सिर्फ इतना ही समझिए, कैपिटलिज्म का मतलब होता है कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का ना होना, ठीक है। प्लानिंग होती है वहाँ पर, एंड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन, यानी कि जितना भी कंट्रीब्यूशन आपका होगा उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लीजिए आप लोग हैं, 2 लोग एक ही काम करते हैं, एक ही काम करते हैं, एक ही तरह का काम करते हैं, तो दोनों की सैलरी फिक्स होनी चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों की सैलरी सेम नहीं होगी। दोनों एक ही काम करते हैं, एक ही तरह का काम करते हैं, पर उसमें भी एक
ज़्यादा मेहनत कर सकता है और एक की मेहनत कम हो सकती है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा मेहनत उसको उतना ज़्यादा रिवॉर्ड। ये आपकी सोशलिस्ट कंट्री ये वाला काम करती है। और ये बेसिकली आपका बोल्शेविकी करके नाम है। उन्होंने 1917 में यूएसएसआर के अंदर आपका स्टार्ट किया था ये। और जो कार्ल मार्क्स हैं वही उनका बेसिकली उसको सपोर्ट करते हैं। उन्होंने ये कहा था कि जो सोशलिज्म है पहले किसी भी कंट्री को सोशलिज्म फॉलो करना चाहिए और उसके बाद में उसको कम्युनिज्म की तरफ मूव करना चाहिए। डिप्रेशन क्या होता है ये हम अच्छे से पढ़ेंगे, पर यहाँ मैंने ये टर्म जो है ये लिखी थी। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी जो है फॉलो करी गई। पर ये क्यों आया, ये कॉन्सेप्ट ही क्यों आया? पहले आपका कॉन्सेप्ट मार्केट का था या फिर नॉन मार्केट का था? ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया था क्योंकि 1930 में हुआ क्या कि ग्रेट इंडस्ट्री डिप्रेशन हुआ है। यानी कि बहुत पूरी की पूरी जो इंडस्ट्रियल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन होना शुरू हो गया था। जो ये अलग अलग थ्योरीज आई थी ना इकोनॉमी की, इसको पढ़ के लोगों ने अपने अपने कंट्रीज में अप्लाई किया तो इंडस्ट्री लेवल पे डिप्रेशन होना शुरू हो गया। यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पे जो इंडस्ट्रीज है उनके काम वगैरह अच्छे से नहीं चल रहे थे। अभी हम इसको ऐसे समझते हैं शॉर्ट में। तो ये उसके बाद में एक नई टर्म आई जिसको कहा गया मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये सबसे पहले यूज़ करने वाले फ्रांस में यूज़ किया गया था विद नेशनल प्लानिंग इन 1944। और उन्होंने ये मिक्स्ड इकोनॉमी जो है ये तीनों में से बेस्ट है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, आप 2x पे करके सुन सकते हैं। देखो मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, तो इसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो ऊपर नीचे लंबा हो सकता है। तो आप 2x पे करके इसको सुनिए, आप इन नोट्स को रखिए, आप इसमें से अपने तरीके से नोट्स बनाइए। और आपको कोई मुझे एडवाइस देनी हो तो आप दे सकते हैं, अच्छी एडवाइसेस, ठीक है। ओके, सो थैंक यू। और आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।